हेलो बच्चों, आज थोड़ा सा हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक वापस से लिया मैंने। ये जो टॉपिक है बच्चों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि ये अनुसंग के गुणधर्म से संबंधित है पूरा का पूरा टॉपिक, और परासरण दाब से संबंधित है। तो बच्चों पहले तो हम ये जाने कि हम पढ़ने क्या वाले तनु विलियन का वान टॉप समीकरण। तो बच्चों वान टॉप एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या करा, तनु विलियन से संबंध में एक नियम को प्रतिपादित किया। उन्होंने बताया कि जो किसी विलियन का जो परासरण दाब होता है, किसी भी विलियन का परासरण दाब पर सांद्रता और ताप का वही प्रभाव पड़ेगा जो किसी गैस के दाब पर पड़ता है। जैसे गैस है कोई सी, तो वो उन्होंने ये मान लिया कि जो गैस होता है, गैस जैसी होती है वैसे तनु विलियन का व्यवहार, मतलब तनु विलियन और गैस एक जैसा उन्होंने माना कि यदि तनु विलियन पर सांद्रता का और ताप का प्रभाव जैसा पड़ेगा जैसा कि गैस के सांद्रता और ताप का पड़ता है ना, तो दोनों को उन्होंने एक जैसा माना। उन्होंने अपना जो समीकरण प्रतिपादित किया ना, वो आदर्श गैस समीकरण के भली भांति, मतलब आदर्श गैस का जो समीकरण होता है उसके जैसा ही माना। तो हमने क्या मान लिया, जिससे आदर्श गैस का समीकरण क्या होता है, पीवी बराबर एनआरटी होता ना। ऐसा कैसे वान टॉप ने अपना समीकरण दे दिया पाई वी बराबर एनआरटी, तो ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं दिया है। यहाँ पर आयतन भी ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है, आयतन और ताप यहाँ पर सेम ही है। एनआर तो आपको पता ही मोलों की संख्या होती है ये, और ये गैस दाब होता है। तो उन्होंने जैसे आदर्श गैस समीकरण होती है वैसे तनु विलियन को उन्होंने तनु विलियन का जो समीकरण है उसको लिया। तो थोड़ा सा डेफिनेशन आप पढ़ोगे तो यहाँ पर क्लियर होगा। तनु विलियन का परासरण दाब है ना, उस दाब के बराबर, मतलब परासरण दाब उस दाब के बराबर होगा जो विलय वाष्प अवस्था में डालेगा तथा उसका ताप व आयतन विलियन के ताप व आयतन के बराबर होता है। यानी कि यहाँ पर जो ताप व आयतन होगा ना, वो विलियन के ताप आयतन के बराबर होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर ताप आयतन क्या लिया, सेम लिया है। ये समीकरण थी आदर्श गैस समीकरण। तो आदर्श गैस समीकरण को देखकर ही वान टॉप समीकरण बनाया गया है। तो वान टॉप समीकरण में बस थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, यहाँ पर ये परासरण दाब है। जैसे ये दाब किसका था, ये आदर्श मतलब गैस का दाब था, और ये परासरण दाब ये बिल्कुल सेम ही है। तो बच्चों इसमें थोड़ा सा आपको चेंजेस क्या करना है कि जैसे मैंने यहाँ पाई निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, एन आर टी बटे क्या हो जाएगा वी। तो बच्चों आपको ध्यान रखना कि एन बटे वी को हम सी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि किसी की भी मोलर सांद्रता हमको ज्ञात करना है तो वहां पर क्या आएगा, मोलों की संख्या बटे उसका आयतन, है ना। आयतन हमेशा आपको लीटर में लेना है। जब हम न्यूमेरिकल सवाल सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आयतन को आपको लीटर में ही लेना है और ताप हमेशा केल्विन में लेना है। ये बात आपको याद रख लेना है। बच्चे थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम। तो यदि मैं यहाँ पाई इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, सी आर टी, क्या लिख सकता हूँ, सी आर टी। एक और चीज हम बात करते हैं, यदि मैं यहाँ पर मतलब यहाँ पर हम क्या मान लेते हैं, आर वाह जो आपका टी है ये क्या है, ये नियतांक है। क्या है, ये नियतांक है। तो आर और टी को यदि नियतांक मान लिया जाए तो यहाँ पर जो पाई निर्भर करेगा और डायरेक्ट किस पर निर्भर करेगा, सी पर। यानी कि आपका जो परासरण दाब है ना, पाई मतलब क्या होता है बच्चों, पाई मतलब होता है परासरण दाब। तो आपका परासरण दाब हमेशा किस पर निर्भर करेगा, सी। सी मतलब मोलर सांद्रता पर, और मोलर सांद्रता मतलब मोल की सांद्रता। मोल की सांद्रता मतलब क्या होती है, विलय के मोलों की संख्या। तो हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक अनुसंग के गुणधर्म है। परासरण दाब जो होता है ना वो अनुसंग के गुणधर्म है। तो इसको मैं क्लियरली बोल देता हूं, या सुन लिया होगा आपने कि जो परासरण दाब होता है वो मोलर सांद्रता पर निर्भर कर रहा है, यानी कि विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। इसलिए परासरण दाब भी क्या है, एक अनुसंग के गुणधर्म है। क्योंकि हमने अनुसंग के गुणधर्म पढ़ा था, अनुसंग के गुणधर्म में यही बात आ रही थी हर बार कि जो विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर करे, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करे, उसको हम बोलते हैं अनुसंग के गुणधर्म। तो क्या हमारा परासरण दाब भी अनुसंग के गुणधर्म है, क्योंकि डायरेक्टली डिपेंड किस पे कर रहा है, मोलर सांद्रता पर, है ना बच्चों। और थोड़ी सी बताता हूं, पाई यहाँ पर परासरण दाब है, सी आप मोलर सांद्रता है, आर आपका गैस नियतांक, और टी क्या है, ताप है यहाँ पर, ठीक है। ताप हमेशा केल्विन में लेना है। मैं इसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि नोट्स में सारी की सारी चीजें आपको मिल जाएगी, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट हम चल रहे हैं बच्चों। अब हम क्या करते हैं, अवाष्पशील विलय का अनुभार ज्ञात करते हैं ना। अवाष्पशील विलय का अनुभार ज्ञात करना। तो बच्चों अवाष्पशील विलय का अनुभार ज्ञात कैसे किया जाता है, ये हम पढ़ते हर बार आ रहे हैं। तो मैंने क्या मान लिया, यदि मेरे पास WB विलय है और MB क्या है, विलय का अनुभार। WB तक क्या है, विलय पदार्थ है। हमेशा B हम विलय के लिए लेते हैं और A विलायक के लिए लेते हैं। तो WB यदि विलय है और तो अनुभार क्या होगा, MB होगा, है ना। तो हम विलय के मोल जो निकालते हैं ना, एन क्या निकालते हैं, भार बटे अनुभार। क्या निकालते हैं, इसे निकालते हैं ना, भार बटे अनुभार।
विलय के मोलों की संख्या निकालने का तरीका क्या होता है, भार बटा अनुभार होता है। तो भार मेरे पास क्या है WB और अनुभार क्या मेरे पास MB। तो मैं यदि स्मॉल n की जगह पर WB MB रख दूं तो क्या होगा, तो बच्चों हमारे पास जो मेन समीकरण था ये था ना, क्योंकि यही तो वान टाप ने समीकरण दिया था। आदर्श गैस समीकरण और वान टाप समीकरण में ज्यादा कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वान टाप जो थे वैज्ञानिक उन्होंने आदर्श जो गैस थी उस गैस को देखते हुए तनु विलयन यानी तनु विलयन और गैस उन्होंने समान मान के चले थे। जैसे तनु विलयन पर सांद्रता और ताप का प्रभाव होता है ना, वैसे गैस पर होता है, ऐसा उन्होंने माना था। तो उनका समीकरण पाई बी बराबर एनआरटी था, तो मैंने एन की जगह पर मान रखने की कोशिश की है। क्या तो यहाँ हो जाएगा पाई बी, तो आपका ऐसा कैसे इक्वल टू एन की जगह पर क्या रख देंगे WB अपॉन MB और इंटू RT। तो ये वाला जो समीकरण है, उपरोक्त समीकरण द्वारा किसी भी आवाष्पशील विलय का अनुभार ज्ञात कर सकते हैं। अतः यह एक अनुसंख्य गुणधर्म है, क्योंकि विलय के मोलों की संख्या पर निर्भर कर रहा है। बच्चों आप जब नोट्स बनाओगे, हमने जितनी भी अभी तक अनुसंख्य गुणधर्म पढ़े थे, 3 अनुसंख्य गुणधर्म हमने पढ़े थे, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, हिमांक का अवनमन, क्वथनांक, उन्नयन और ये चौथा प्रसरण दाब है। तो बच्चों सारी चीजों में हम आवाष्पशील विलय का अनुभार ज्ञात कर रहे थे ना, वैसा का वैसा यहाँ पे ये बहुत ईजी है। हमने बस यहाँ पर स्मॉल n का मान निकालने की कोशिश की है। तो स्मॉल n होता है विलय के मोल, विलय के मोल होते हैं। तो विलय के मोल को निकालने का तरीका क्या था, जब हमने क्या पढ़ा था, भार निकालने मतलब विलय के मोल निकालना है, विलायक के मोल तो भार बटा अनुभार होता है। तो विलय के मोल के लिए WB और उसका अनुभार MB। तो ऐसा कैसे हमने यहाँ पर WB MB को यहाँ पर रख दिया। और ये समीकरण इसलिए बनाया हमने क्योंकि हम इससे प्रसरण दाब से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल आएंगे उनको सोल्व कर लेंगे। अब यहाँ पर एक बात याद रखना है कि पाई प्रसरण दाब, V आपका आयतन है, और बच्चों V हमको आयतन हमेशा लीटर में लेना है, WB विलय के मोल है, MB विलय का अनुभार है, R गैस नियतांक है और T क्या है, ताप है, और ताप भी आपका केल्विन में चलने वाला है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये समीकरण हमारे लिए बहुत ही ज्यादा MP है। यदि क्वेश्चन आता है तनु विलय का वान टाप समीकरण समझाइए, तो बस यहाँ तक आपको खत्म कर देना है, छोड़ देना है। यदि वो पूछ ले कि इसकी सहायता से आवाष्पशील विलय का अनुभार कैसे ज्ञात करोगे, तो फिर पूरा आपको लिख देना है ना, जो कि आपको नोट्स में सारी क्वेश्चन किस टाइप से आएगा और कैसे लिखना है वो सारी चीज आपको अभी मिल जाएगी वीडियो के लास्ट में। तो बच्चों आज के लिए इतना ही ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। इसमें हम न्यूमेरिकल्स करेंगे, है ना, न्यूमेरिकल्स जो कि आप मेरे से पहले कर लोगे, मुझे पता है ना। ठीक है बच्चों, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।